नमस्कार दोस्तों। हम मानव भूगोल के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। मानव भूगोल में कुछ मूलभूत विचारधाराएं भी हैं। मानव भूगोल में तीन मुख्य विचारधाराएं, जैसे मैंने पिछले अध्याय में बताई थी आपको, वातावरण निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद, तीन महत्वपूर्ण विचारधाराएं बताई थी। उसी प्रकार से मानव भूगोल में कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जिनको भी हमें पढ़ना है, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में निर्धारित किए हुए हैं। तो मूलभूत सिद्धांत मुख्यतः तो तीन प्रकार के हैं, जैसे कि क्रियाशीलता का सिद्धांत है, पार्थिविकता का सिद्धांत है, इसके अलावा वातावरण समायोजन का सिद्धांत है। तीन सिद्धांत हैं, लेकिन जो पहला है, अर्थात इन सिद्धांतों की ज़रूरत क्या पड़ी। सिद्धांतों की ज़रूरत यह है कि वास्तव में कि मानव और प्रकृति, प्रकृति का मनुष्य के साथ किस प्रकार का संबंध है, उसे बताने के लिए कि भाई प्रकृति भी अचर है, प्रकृति भी स्थिर नहीं है, मनुष्य भी स्थिर नहीं है। मनुष्य बचपन से पैदा होता है, बूढ़ा होने के बाद मर जाता है, उसी प्रकार से प्रकृति में भी परिवर्तन चलते रहते हैं। तो हम ये देखते तो हैं, सामने देखते हैं प्रकृति में प्रत्येक को, चाहे कोई छोटा जीव है या फिर बड़े बड़े पौधे हैं, छोटे पौधे हैं, बड़े पौधे हैं, या फिर कोई चट्टान है, उनमें कोई ना कोई परिवर्तन चलता रहता है। चट्टानें घिसती रहती हैं अपरदन के माध्यम से, आंधी, वर्षा हो या तापमान हो, हवाएं हों या नदियां हों, इनको तोड़ फोड़ करती रहती हैं। चट्टानों में भी, बड़े से बड़े पहाड़ों में भी अपरदन अपक्षय क्रियाएं चलती रहती हैं। तो पेड़ पौधे भी वृद्धि करते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, छोटे जीवों का उद्भव होता रहता है, बड़े जीवों का उद्भव होता रहता है, मनुष्य का जन्म होता है, छोटे बच्चे के रूप में धीरे धीरे वो विकास करता है। तो वृद्धावस्था, शैशव काल से लेकर के वृद्धावस्था तक पहुंच जाता है। तो ये परिवर्तन है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। मतलब संसार में परिवर्तन तो होना ही है, अन्यथा संसार चलेगा नहीं, प्रकृति चलेगी नहीं। तो इसी चीज़ को जानने के लिए तीन महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उद्गम हुआ है, उद्भव हुआ है। इन सिद्धांतों में क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, जिसे हम परिवर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें कहीं न कहीं परिवर्तन को महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में रखा गया है या फिर मुख्य बिंदु के रूप में रखा गया है। परिवर्तन दिखाया गया है, हर जगह परिवर्तन देखता है ये सिद्धांत। और इसमें जेम्स ब्रोंज नाम भूगोलविद्ता का महत्वपूर्ण योगदान है। जेम्स ब्रोंज ने कहा है कि हमारे चारों ओर जितनी वस्तुएं हैं वे सभी परिवर्तनशील हैं, उनका आकार, मात्रा, रूप अथवा गुण बदलते रहते हैं, हम सदैव स्थायी नहीं रहते हैं। वही बात मैं जो आपको बता रहा हूँ वही जेम्स ब्रोंज महोदय ने कही है कि जेम्स ब्रोंज महोदय कहते हैं कि हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं या फिर जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब में परिवर्तन होता रहता है, चाहे वो सजीव है या निर्जीव है, सब में परिवर्तन होता रहता है। जैसे कोई पत्थर पड़ा है, चट्टान पड़ी है, आज जिस हालत में आप देख रहे हो उस हालत में कल नहीं मिलेगी, या फिर वर्षों बाद आप देखोगे तो उस हालत में नहीं मिलेगी। इसी प्रकार जो मनुष्य आज के दिन डेट में जो दिखाई दे रहा है वो कल के भविष्य में आपको इस तरह का दिखाई नहीं देगा। अर्थात परिवर्तन चलते रहते हैं। इन परिवर्तनों को कुछ उदाहरणों से आप देख सकते हो कि कहीं पे तूफान आते हैं, थोड़ी देर पहले शांत था कहीं पे मौसम, उसके बाद कुछ देर बाद तूफान आ गया, कभी आंधी आ गई, कभी सूखा आ गई, उसी स्थान पे सूखा आ गई, कभी तापमान ज़्यादा है, कभी तापमान कम है, कभी ठंड पड़ रही है, कभी गर्मी पड़ रही है, कभी वहाँ पर पॉपुलेशन कम थी, कभी ज़्यादा हो गई पॉपुलेशन। तो वहाँ स्थानिक परिवर्तन है। पूरे विश्व में प्रकृति का नियम है परिवर्तन। प्रकृति के साथ साथ परिवर्तन चलता ही रहेगा, जब तक प्रकृति रहेगी परिवर्तन चलते रहेंगे। इन परिवर्तनों को समझाने के लिए, इन परिवर्तनों को जो महत्वपूर्ण कारक हैं, तो 6 महत्वपूर्ण कारक ढूंढे हैं इस सिद्धांत के अंतर्गत। 6 महत्वपूर्ण कारक बताए हैं कि ये 6 महत्वपूर्ण कारक प्रकृति में चेंजेस लाते रहते हैं, परिवर्तन लाते रहते हैं। ये 6 महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं? पृथ्वी का स्वरूप, इनके कारण, या ऐसे कह सकते हैं हम, इन 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं के जो कारक हैं, इनके कारण प्रकृति में चेंजेस या मनुष्यों में चेंजेस आते रहते हैं। पहला कारक है पृथ्वी के सौर संबंध। क्योंकि आपको ध्यान है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से ही कभी कभी उसकी दूरी कम होती है, सूर्य के पास जाती है कभी पृथ्वी, कभी उससे दूर जाती है। पास जाने दूर जाने से ऋतु और उसके चारों ओर चक्कर भी लगाती रहती है। चक्कर लगाने और दूरी के कम ज़्यादा होने से दिन रात का निर्माण होता है, और पवन की पेटियों का निर्माण होता है, ताप की पेटियों का निर्माण होता है ना।
महीने, वर्ष, इन सब का निर्माण कैसे होता है? पृथ्वी के सौर संबंध यानी कि सूर्य से संबंधों पर ये सभी चीज़ें निर्भर करती हैं। प्रकृति कितना दूर है, कितना पास है, तापमान निर्धारित करेगी। प्रकृति सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो दिन रात का निर्माण होगा। और तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? हमारे पृथ्वी पर दिन रात सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने पर। ठीक है। पृथ्वी की विवर्तनिक शक्तियाँ, पृथ्वी की विवर्तनिक शक्तियाँ, पृथ्वी के अंदर भी चेंजेस चलते रहते हैं। पृथ्वी के अंदर, केवल पृथ्वी की हम बात करें, पृथ्वी के अंदर भी दो प्रकार के चेंजेस होते रहते हैं, परिवर्तन। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो धीमी गति से होते हैं, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो तेज गति से होते हैं। धीमी गति से तो क्या होते हैं? प्राकृतिक परिवर्तनों की बात हम कर रहे हैं। प्राकृतिक परिवर्तन देखा धीमी गति से होंगे, जैसे किसी पर्वत का निर्माण हो रहा है, ज्वालामुखी पर्वत है, धीरे 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 फटता रहेगा, काफी दिनों तक उससे ज्वाला या फिर उससे लावा निकलता रहेगा, तो वो परिवर्तन धीमी गति से होने वाले परिवर्तन होते हैं। कुछ तेज गति से परिवर्तन होते हैं, जैसे भूकंप कुछ सेकंडों में आके नुकसान कर जाएगा पूरी पृथ्वी का, है ना। तो पृथ्वी पर दो तरह की विवर्तनिक शक्तियाँ कार्य करती हैं, धीमी गति से और तेज गति से विवर्तनिक शक्ति। ये पॉइंट क्लियर। तीसरा हम आ जाते हैं सौर शक्ति पर। सौर शक्ति का मतलब है कि सूर्य से प्राप्त होने वाली शक्ति। तो सूर्य से हमको किससे प्राप्त होती है शक्तियाँ? ताप से। सूर्य का जो ताप है वो ही बाह्य शक्ति के रूप में पृथ्वी पर कार्य करता है। भाई पृथ्वी तो अपनी जगह है, लेकिन सूर्य का ताप जैसे ही पड़ेगा तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे पृथ्वी के धरातल पर। जैसे कि तापमान के आते ही सूर्य का तापमान जब पृथ्वी पर आएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तापमान अधिक होगा तो नमी बनेगी तो जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी तेज होगी, पृथ्वी पर बाष्पोत्सर्जन होगा तो फिर बादलों का निर्माण होगा, है ना। आर्द्रता बढ़ेगी, बादलों का निर्माण होगा, बादलों का निर्माण से फिर वर्षा भी होगी। एक साइकिल, एक चक्र का निर्माण भी हो जाता है इससे, है ना। हम देखते हैं कि भाई सूर्य का ताप नहीं होता है, ये सारी क्रिया नहीं होती पृथ्वी के धरातल पर। ठीक है। तो आपको इसी तरह से देखना है। कभी कभी आंधी भी आ जाती है, तूफान भी आ जाते हैं, कभी कभी ओलावृष्टि भी हो जाती है पृथ्वी पर। ये सब किसके कारण से हो रहा है? सूर्य के कारण से। सूर्य नहीं होता तो पृथ्वी अपनी एक स्थिर अवस्था में रहती है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति को। गुरुत्वाकर्षण शक्ति वह होती है जो कोई बड़ा पिंड छोटे पिंड को या कमजोर पिंड को अपनी तरफ खींचता है ना। इसी प्रकार पृथ्वी की भी स्वयं की एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। कोई भी पिंड हो वो चुंबक के रूप में काम करता है, जैसे पृथ्वी भी एक चुंबक के रूप में, बड़े चुंबक के रूप में काम करती है। इसी कारण से पृथ्वी के चारों वायुमंडल का निर्माण हुआ है। वायुमंडल का निर्माण नहीं होता तो जो भारी गैसें हैं वो पृथ्वी के धरातल के आसपास नहीं टिकी रहती, जैसे कि ऑक्सीजन हमें आसानी से मिल जाती है। अगर ऐसा गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती पृथ्वी के पास तो वायुमंडल चारों ओर पृथ्वी के नहीं होता। ऐसा होने से क्या हो जाता? मनुष्य का जीवन ही संभव नहीं हो पाता जब ऐसे नहीं होती तो। ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का ही परिणाम है कि चारों ओर वायुमंडल आज भी पृथ्वी के चारों ओर लिपटा हुआ रहता है। और हमें जो चाहिए आवश्यक गैसें जीवन जीने के लिए, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी गैसें आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ये क्लियर हुआ गुरुत्वाकर्षण शक्ति। अब आ जाते हैं जैविक शक्तियों को। जैविक शक्तियाँ वे शक्ति होती हैं जो जीवों में निहित होती हैं, मनुष्य को छोड़ करके। जो छोटे छोटे जीवों या बड़े बड़े जीवों सब अपने स्तर पर प्रकृति में चेंजेस करते रहते हैं। एक चूहे का उदाहरण ले लेते हैं। चूहा भी मान लीजिए किसी पहाड़ी क्षेत्र में चूहा है, वो चट्टानों में छोटे छोटे छेद कर देगा, बिल बना लेगा। तो उन बिलों से ही क्या होगा, वो चट्टानें कमजोर हो जाएंगी, दरार पड़ जाएंगी। दरारों में पानी जाने से वो चट्टानें वापस टूट फूट होने लग जाती है, अपरदन हो जाता है, अपक्षय हो जाता है, यानी टूट फूट की क्रियाएं हो जाती हैं। वो चट्टान उस हालत में आपको भविष्य में नहीं मिल पाएगी, उसमें टूट फूट हो जाएगी। अर्थात लास्ट में परिणाम क्या हुआ? परिवर्तन। ये जैविक शक्तियां कहीं कहीं परिवर्तन का कार्य करती हैं। जैविक शक्तियों में ऐसे देख सकते हो आप, कोई बारहसिंगा, जिराफ वगैरह जो जीव होते हैं वो जंगल में छोटे छोटे वनस्पति वो खा जाते हैं, तो वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं, वनस्पतियाँ कम हो जाती हैं। तो जैविक शक्तियाँ भी प्रकृति में परिवर्तन करती रहती हैं। मानवीय शक्ति, मानव को तो आप जानते ही हो सबसे बड़ी शक्ति है, जैविक शक्तियों में सबसे बड़ी शक्ति है। इनकी बराबरी तो नहीं कर सकता मानव, क्योंकि ये शक्तियाँ प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, प्रकृति ने निर्धारित किया है। ये कुछ शक्ति है, मानवीय शक्ति है। मानवीय शक्ति, मानव अपने हिसाब से कोई बांध बना सकता है, नहरें निकाल सकता है, रॉकेट तैयार कर सकता है, वायुयान का निर्माण कर सकता है, लेकिन इस तरह से भूकंप नहीं ला सकता, तापमान इतना अधिक पैदा नहीं कर सकता, या फिर कहीं हम धीमी तेज गति से ये परिवर्तन नहीं कर सकता, ज्वालामुखी विस्फोट नहीं करवा सकता, दिन रात का निर्माण नहीं करवा सकता।
लेकिन मनुष्य कुछ काफ़ी काम किए हैं मनुष्य ने भी, यानी कि प्रकृति में परिवर्तन तो किए ही हैं। ठीक है, तो ये क्रियाशीलता का सिद्धांत इस रूप में देखता है कि कुछ तो प्राकृतिक घटकों ने, कुछ मानवीय घटकों ने प्रकृति में चेंजेस किए हैं, यानी कि जो वातावरण आसपास हमें दिखाई देता है उसमें परिवर्तन